हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। आज मैं सर सुंदरलाल छात्रावास के प्रांगण में बैठा हुआ हूँ, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रीमियर हॉस्टल है। ठीक है, एकदम प्राइम हॉस्टल, कटरा चौराहे पर, एकदम प्राइम लोकेशन पर। यहीं से लीगल नैरेटिव की शुरुआत हुई थी, कमरा नंबर 7। और कमरा नंबर 7 के ठीक बगल में कमरा नंबर 8 में ऋषु कुमार जी रहते हैं। और इन्होंने 2025 की दिसंबर वाली पाली में जो जेआरएफ की परीक्षा होती है, उसमें उन्होंने जेआरएफ उत्तीर्ण किया है। इन्होंने जिस कैटेगरी में जेआरएफ उत्तीर्ण किया है, उसमें सिर्फ 2 सीटें थी, और उन 2 सीटों में से एक सीट ऋषु कुमार जी के नाम हो चुकी है। ठीक है, हम जानेंगे कि ऋषु कुमार जी ने ये सफलता कैसे अर्जित की, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ये हॉस्टल में रहते हैं तो इनको कितना पढ़ने का टाइम मिल जाता है, और इनके यार दोस्त ने, इनके जो भी इन्वायरमेंट है, इनका सराउंडिंग जो है, उसने इनकी कितनी हेल्प की, और इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की। मैं ये नहीं बताऊंगा कि इन्होंने सिर्फ लीगल नैरेटिव से पढ़ा है, ये खुद बताएंगे अगर बताना होगा तो। ठीक है, चलो ऋषि जी, ये बताइए सबसे पहले कि आपके मन में कब ख्याल आया कि आपको जेआरएफ भी देना चाहिए? जब ये 3 ईयर रूल, प्रैक्टिस रूल आया होगा, तो आपने शायद सोचा कि आपको जेआरएफ की तरफ भी जाना चाहिए, राइट? जी हाँ, मैंने फर्स्ट ईयर में ही मैंने फॉर्म फिल किया था, पर मैंने तब पेपर नहीं दिया क्योंकि उस समय रेलिवेंट नहीं था। एक रूल नोटिफिकेशन में आया थी कि आप लास्ट ईयर में होंगे तभी आप एलिजिबल होंगे। तो फर्स्ट ईयर में मैंने पेपर नहीं दिया था। तो अभी आप 3rd सेमेस्टर में थे, राइट? हाँ, मैं 3rd सेमेस्टर में था और मैंने फॉर्म फिल कर दिया था। अच्छा अच्छा। और मैं पढ़ ही रहा था, स्पेसिफिकली इसके लिए तो नहीं पढ़ रहा था, पर मैं लॉ चूँकि सारे सब्जेक्ट्स पहले से प्रिपेयर करते आया था। LLM एंट्रेंस के वक्त भी मैंने पढ़ाई की थी, तो वो पढ़ाई मेरे काम आ गई। अच्छा अच्छा। तो जैसे इन्होंने बताया कि जेआरएफ के लिए कोई बहुत स्पेशलाइज्ड पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती है। ये अपने लॉ कोर्स के दरमियान ही जो जो चीज़ें पढ़ते रहे हैं, क्योंकि इनकी लॉ पे बहुत पकड़ रही। अच्छा ऋषु जी, बताइए आप अपना LLB कहाँ से किए हुए हैं, BLLB कहाँ से किए हुए हैं, ये बताइए। BLLB नहीं, मैंने LLB किया है, और मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी से LLB मैंने की है। जी, इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी ऑफ लॉ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से LLB कर रखा है। वहाँ पे इनका बेस बहुत क्लियर हो गया था, और फिर उसके बाद में LLM कर रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है। 2026 बैच मेरा LLM का यहाँ है, वहाँ 21 से 24 मेरा बैच। 21 से 24 बैच था इनका। तो क्या आपके घर में भी कोई लॉ बैकग्राउंड से था कि आपको ये लॉ करने का कब से आया? नहीं, मेरे घर में कोई लॉ बैकग्राउंड से नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। अच्छा। हाँ, अच्छा। वो मैंने BA के दरमियान, चूँकि BA भी मेरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से है, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज से, तो मैं वहाँ से जाता था, तो मैं लॉ फैकल्टी के छात्रों को देखता था और वो मुझे काफ़ी एडमायर करता था। कुछ लोगों से मैंने बात भी की, और उनका मतलब उनके टीचर्स प्रोफेसर से भी मैंने बात की थी, तो वहाँ से मुझे एस्पिरेशंस मिले, और मैं फिर लॉ करने का मैंने सोचा कि मुझे मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि ये हमारे वहाँ के भी जूनियर थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भी, और ये हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी जूनियर हैं। LLM में यहाँ के जूनियर थे, और वहाँ पे खैर मैं LLB नहीं, मैं BLLB कर रखा हूँ, लेकिन इन्होंने LLB किया, फिर भी हमारे जूनियर थे वहाँ पे। ठीक है, ये बताइए ये लोग। हाँ बिल्कुल, मैं भैया को पहले से जानता था, क्योंकि मुझे चाणक्य हॉस्टल अलॉट किया गया था, और भैया उसी हॉस्टल में रहते थे। तो देखिए, सेम हॉस्टल वहाँ पर भी था, सेम हॉस्टल यहाँ पर भी था, और पहली ही बार में इन्होंने भी जेआरएफ क्लियर किया है। पहले ये बताओ कि पहली बार जब इन्होंने पहली बार एग्जाम दिया जेआरएफ का, तभी क्लियर कर दिया? जी हाँ, मैं पहली बार ही पेपर दिया था जेआरएफ का। अच्छा, ऋषु कुमार जी का ये कहना होता है, अभी हम लोग ये जब शूट करने जा रहे थे, तो इन्होंने कहा कि भैया मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ और मैं बोलूँगा नहीं। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कृपाशंकर पांडे ही बीर जूझ में कूद कूद के क्यों बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कूद कूद करके नहीं बोल रहा हूँ। ये जो सोच रहे हैं, मैं उसको जुबान दे रहा हूँ, सिर्फ इतना है। ठीक है, ये यही चीज़ सोच रहे होते हैं जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा होता हूँ। हाँ, अगर आप कहाँ से हैं वैसे बेसिकली? मैं बिहार के पटना ज़िला से हूँ। पटना ज़िला में मोकामा से मैं बिलोंग करता हूँ। ये मोकामा के हैं। मोकामा अगर आप नहीं जानते हैं तो आप अपनी पॉलिटिकल साइंस को सुधारिए। वो बिहार के बहुत महान नेता का गढ़ है। क्या कहना चाहेंगे ऋषि जी? आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग फिर से लौट करके अपने पढ़ाई लिखाई पर आते हैं। तो ऋषु जी, जैसे अपने जो जेआरएफ का पूरा सिलेबस है, उसमें 10 यूनिट पेपर 1 के और 10 यूनिट पेपर 2 के होते हैं, राइट? तो आपका क्या अप्रोच रहा? आपने कुछ एक्स्ट्रा किया कि आप कहीं एक सोर्स पे रिलाई किए? क्या किए एग्जैक्ट बताइए लोगों को। देखिए,
सिलेबस तो लेंदी है, और चूँकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने स्पेसिफिकली इसके लिए कोई पढ़ाई नहीं की, जी तो मैंने कोई अलग से किसी कोचिंग या कि कोई किताब, कोई नोट्स, वो वैसा कुछ नहीं खरीदा था। जी मैं केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और लीगल नैरेटिव्स के आपके जो नोट्स थे, जी चूँकि वो नोट्स काफ़ी प्रिसाइज हैं और एक एक यूनिट के लेक्चर्स भी हैं और नोट्स भी हैं। मैंने भैया का कोर्स भी परचेज कर रखा था, तो उसमें मुझे नोट्स दे दिए गए और वीडियो लेक्चर्स मैंने देखा, और मुझे फिर जेआरएफ में कोई दिक्कत नहीं आई। जैसा कि इन्होंने बताया, ये कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ रेफ़र नहीं किया। कुछ रेफ़र नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि सच में कुछ रेफ़र नहीं किया। इन्होंने रेफ़र किया, 3 चीज़ें रेफ़र की। क्या रेफ़र किया? लीगल नैरेटिव का जो प्रिसाइज नोट्स है, वन स्टॉप सॉल्यूशन, उसको रेफ़र किया। नंबर 2, हर यूनिट का एक लेक्चर है लीगल नैरेटिव का, उसको रेफ़र किया। नंबर 3, PYQs रेफ़र किया, यानी कि जो लीगल नैरेटिव का 4 स्टेप फार्मूला है जेआरएफ क्लियर करने का, कि क्या करो, PYQs रट लो, नंबर 2 नोट्स रट लो, नंबर 3 जो क्लास लेक्चर में पढ़ाया गया है उसको उस नोट्स में लिख करके रट लो। और इन तीनों को सिर्फ एक काम करो, रट्टा मारते रहो, यानी 4 स्टेप का फॉर्मूला है सिर्फ, बस वही 4 स्टेप किया ना आपने? हाँ बिल्कुल। आप चारों स्टेप को एक बार ये फिर से अपना ये बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए। इतना ही करना है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको गुमराह किया जाता है कि नहीं नहीं भैया बहुत कठिन है, ये है वो है, तीर मारा जाता है उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इतना कठिन होता तो पूरे भारत में, जिसमें सिर्फ 2 सीट है, 2 सीट, मार्क माई वर्ड्स, सिर्फ 2 सीट है, उसमें ऋषु कुमार कैसे ले आते? इसका मतलब उसको कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसके अप्रोच की ज़रूरत है, उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि आप कहाँ पे बुल सही हिट करोगे। आपको बीट अराउंड द बुश नहीं करना है, राइट? आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ये बताइए इनको। बिल्कुल भैया ठीक ही कह रहे हैं। मैंने वन स्टेप सॉल्यूशन जो लीगल नैरेटिव का नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है, मैंने उसको फॉलो किया। मैंने सारे लेक्चर्स देख लिए, कई बार देखे, 2-3-4 बार मैंने सारे लेक्चर्स को देखा, और एक एक यूनिट पे इनके सारे लेक्चर्स हैं। और उसके बाद फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैंने सेट लगाया, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के। पर फिर भी मैं उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहा था एग्ज़ाम से पहले भी। ठीक एग्ज़ाम जिस दिन था, मैं उस दिन उतना कॉन्फिडेंट था, मैंने सोच रखा था नहीं, मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, शायद मुझे पेपर छोड़ देना चाहिए, एंड आई वॉज नॉट विलिंग टू अपीयर इन द पेपर। पर मुझे याद है, मैं भैया से मेरी बात हुई, इन्होंने कहा कि नहीं पेपर तुमको देने जाना ही होगा। और एक बड़ी अच्छी बात कही थी इन्होंने कि मैंने इनको जब कहा कि देखिए मैंने पूरा सिलेबस कवर नहीं किया है ना, तो मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी। इन्होंने कहा कि हाँ, सब कुछ मेहनत से नहीं हासिल की जाती, किस्मत भी कोई चीज़ होती है। तो मैं फिर पेपर देने गया और मैं काफ़ी कामली मैंने पेपर में अपीयर किया। तो ऋषु ये बताइए कि जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे तो उसमें आपने कितना देखा कि कितना फीसदी आपको लगा कि हाँ लीगल नैरेटिव का जो कंटेंट था, जो नोट्स थे, जो लेक्चर थे, जो आपने रेफ़र किया था बेसिकली, उससे आपको कितनी ज़्यादा हेल्प मिली, ये थोड़ा बताने की प्रयास कीजिए। देखिए मैं दोनों पेपर का बता देता हूँ। पेपर 1 का भी आपने सारे टॉपिक्स कवर कर रखा था। हालांकि मैं मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस और दूसरे एग्ज़ामों की तैयारी करता हूँ तो मैं सॉल्व करते रहता हूँ, पर कुछ चीज़ें यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर के लिए जो उसमें अलग होती हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया और कंप्यूटर्स आईसीटी के क्वेश्चन रहते हैं, तो वो सब अलग रहते हैं। वो सब भैया के नोट्स से मैंने पढ़ रखा था, तो वो सब सारे नोट्स से भी क्वेश्चंस बिल्कुल लगभग आप कह सकते हैं, वो उसको आप पढ़ लेंगे तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। और पेपर 2 में जो है मैंने देखा कि मोस्टली PYQ अगर आपने अच्छे से सेट लगा रखा है तो फिर वो आपको बहुत हेल्प करता है। और PYQ के अलावा भी आप अगर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, प्रिसाइज नोट्स अगर आप लीगल नैरेटिव के फॉलो आपने की है तो आप वो भी आसानी से कर सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट करना ये सबसे ज़रूरी होता है। बहुत से क्वेश्चंस तो ऐसे भी होते हैं कि आप उसमें जैसे मैच द फॉलोइंग वाले होते हैं, उसमें 4 केस लॉ दे रखे हैं, आप उसको मैच करना है, या बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप 2 ही जान रहे हैं, तो आपको तुक्का टेक्निक का एक इन्होंने वीडियो निकाला था, तो वो भी काफ़ी मुझे हेल्पफुल लगा, क्योंकि तुक्का लगाने की वो भी एक मैं समझता हूँ अच्छी टेक्निक है, क्योंकि आप ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स को नहीं ये याद रख सकते। तो ये सब मैंने फॉलो किया था। देखिए कोई भी एग्ज़ाम हो सिर्फ ये जेआरएफ पर लागू नहीं होता है, दुनिया की किसी बात, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ,
उसके सिलेबस में कि हर चीज़ रटी नहीं जा सकती, हर चीज़ पढ़ी नहीं जा सकती, हर चीज़ को मेमोराइज नहीं किया जा सकता। तो फिर कैसे करोगे? वहाँ पे आती है साइंटिफिक तुक्का मारने की टेक्निक, वो भी सिखाया जाता है लीगल नैरेटिव में, उसी की बात कर रहे हैं। हर एग्जाम की अपनी स्पेशलाइज्ड तुक्का मारने की टेक्निक होती है, ठीक है। जैसे अगर आप मान लो कि LLM एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो उसका अलग तुक्का मारने की टेक्निक है। अगर आप JRF का एग्जाम दे रहे हो उसका अलग तुक्का मारने की टेक्निक है। अगर आप APO का पेपर देने जा रहे हो, जैसे अभी अपना UP APO का बैच है, 200-250 लोग हैं उसमें, तो उनको अलग तुक्का मारने की टेक्निक सिखाई जाएगी अभी। हाँ, एकदम सब तैयार है मामला, बस दे देना है, ठीक है। बिहार APO का जो अपना बैच है 15 जुलाई को जिसका एग्जाम है, उसका अलग तुक्का मारने की टेक्निक। हर एग्जाम की अपनी अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए वो तुक्का टेक्निक डेवलप की जाती है। और वो तुक्का टेक्निक कहीं ऐसे आसमान से नहीं आ जाती। कहाँ से आती है? पेपर को एनालाइज करो, पैटर्न को ऑब्जर्व करो, और उस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए तुम एक ऐसा नुस्खा निकाल दो कि भैया अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, तुम्हारा ज्ञान काम नहीं कर रहा है, ये वाला नुस्खा लगाओ, ये वाला। मान लो कि बुखार पैरासीटामॉल से नहीं जा रहा है, तुम डोलो 500 mg खाओ, वो वाला काम अपना मतलब लीगल नैरेटिव में होता है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का सबसे पहला जो काम होना चाहिए आपके जहन में और आपके जिम में, वो ये होना चाहिए कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग। नंबर 2, उस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस मत बनने दो, क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया तब तो कहोगे अरे भाई मैं सब कर लूँगा, मैं जा करके मैं तीर मार दूंगा। नहीं, कॉन्फिडेंस में रहो। कॉन्फिडेंस में रहोगे तो तुमको कभी ये नहीं लगेगा कि अगर मैं जाऊँगा, मेरी प्रिपरेशन नहीं है तो मैं फेल हो जाऊँगी। भाई तुम फेल तो वैसे भी हो जाओगे, अगर नहीं जाओगे तो भी तुम्हारा मार्क्स तो आने नहीं है, तो इसलिए तुम जाओ, फेस करो। देखो, लड़ाई लड़ के मर जाना वो ज़्यादा अच्छा है, इवन लड़ाई में जाना ही ना और घर पे ही बैठ के मर जाना। तुम समझ रहे हो? तुम लड़ाई लड़ के मरोगे तो शहीद कहलाओगे, घर पे ही मर जाओगे तो लोग गाली देंगे कि कितना आरामी था, मर गया पड़े पड़े चारपाई पे। तो मेरे कुल मिला के कहने का मतलब है, कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरो तो उसका एग्जाम देने जरूर जाओ, क्योंकि जैसा कि मैंने ऋषि कुमार जी को बताया था, सेम आप सबको बता रहा हूँ जो भी लोग ये देख रहे हैं। हर चीज़ किस्मत से, हर चीज़ हार्डवर्क से नहीं मिलती, कुछ किस्मत भी होती है। और किस्मत अगर चाह रही होगी ना, तो जो तुम 100 क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हो ना, वही 100 पूछ लिया जाएगा और तुम टॉप कर जाओगे। वो जो बेचारा 24-24 घंटे मर के अपनी कमर तोड़ रहा है ना, जिसकी L4 और L5 खराब हो गई है रीढ़ की हड्डी की, वो नहीं निकाल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी किस्मत उसके साथ में नहीं है। ये बात समझ लेना। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, आज के ज़माने में हार्डवर्क उतना वैल्यूएबल नहीं रहा जितना हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क वैल्यूएबल हो गया है। इसलिए अगर आप हार्डवर्क भी करते हो तब भी आपको स्मार्ट हार्डवर्क करना है, सिर्फ हार्डवर्क नहीं करना है। क्यों? अगर हार्डवर्क करने से सफलता मिलती होती तो गधा जंगल का राजा होता, शेर ना होता। क्यों? क्योंकि हार्डवर्किंग तो सबसे ज़्यादा तो गधा होता है ना भाई। ईंटा लादते चले जाओ, मर जाएगा लेकिन मना नहीं करेगा। लेकिन शेर क्या करता है? 24 घंटे में 4 घंटे के लिए उठता है, मारता है झपट्टा, सबको लूट मार लेता है और फिर आके आराम करता है 18 घंटे। क्या कहते हो? और वो राजा है। क्यों? क्योंकि वो स्मार्टली काम कर रहा है वो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है, स्मार्ट काम करो। और अब ऋषु जी से सुनते हैं। जी ऋषु जी बताइए। हाँ, जैसा भैया बता रहे थे कि आप स्मार्ट वर्क करना है, आपको हार्ड वर्क करना है। मुझे एक श्लोक याद आ रहा है संस्कृत में, मैं वो श्लोक सुनाना चाहता हूँ। वो श्लोक ऐसा है, वो क्षणशः कणशः चैव विद्याम अर्थम च साधयेत क्षणः त्यागे कुतः विद्या कनः त्यागे कुतः धनम। अगर आप नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं तो आपको अपने टाइम को वैल्यू करना होगा। क्षणशः कणशः चैव विद्याम। अगर आप टाइम को वैल्यू नहीं करेंगे, आप आलसी होंगे, तो फिर आप अचीव नहीं कर सकते। और ठीक यही चीज़ लागू होती है, एक एक सिंगल पेनी को आप वैल्यू करते हैं तो ही आप रिच हो पाते हैं। तो आप टाइम को वैल्यू कीजिए, आप कंसिस्टेंसी मेहनत करते रहिए, तो वो कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट में वो आप दिखेगा। बिल्कुल। और इन्हीं को मैं मतलब इनके फर्दरेंस में बात बोलना चाहूँगी कि उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणी ना मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मतलब अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है उसके लिए थोड़ा मेहनत करो, लेकिन मेहनत में वो वाला मेहनत नहीं जो पहले के ज़माने में बताया जा रहा। मैं स्मार्ट मेहनत करने की बात कर रहा हूँ। स्मार्ट मेहनत कैसे करोगे? कुछ नहीं करना है, लीगल नैरेटिव का बैच ज्वाइन कर लेना जब भी स्मार्ट मेहनत करने का मन करे। जब तक खाली मेहनत करने का मन है आप पढ़ो, खूब अच्छे से पढ़ो, लेकिन जब स्मार्ट मेहनत करने का मन करे तो लीगल नैरेटिव ज्वाइन कर लेना। और लीगल नैरेटिव ज्वाइन करोगे, आपको बता दिया जाएगा कि इतना जाके रट लो और रट लेना, हो जाओगे JRF। बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब कर लो तो अगले वीडियो में समझना।
ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। कि और कुछ कहना है? कह दो, कहना हो तो। नहीं नहीं, कुछ नहीं कहना। चलो, थैंक यू, बाय बाय, सी यू। बंद कर दो। ये जो रेड वाली वही ना? हो गया? क्या ये डालने की जरूरत नहीं थी? अभी भी नहीं रुका।